नमस्ते। कभी सोचा है कि जमीन का कोई टुकड़ा मातृभूमि कैसे बन जाता है? आज हम हिंदी की एक बहुत ही मशहूर कविता मातृभूमि के जरिए इसी सवाल के तह तक जाएंगे। तो असल सवाल यही है, क्या सिर्फ पहाड़, नदियां और मैदान ही किसी देश को मातृभूमि बना देते हैं, या फिर इसमें कहानियां, बड़े बड़े विचार और फलसफा भी शामिल होता है? चलिए इस कविता के साथ साथ इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी बातचीत हम करने वाले हैं, ये ओन स्टडी मटेरियल से प्रेरित है जो इस कविता को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं। मतलब इसकी हर एक परत को खोलकर समझाते हैं। तो बस हम भी वही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मातृभूमि के शरीर की, मतलब उसके भूगोल की। ये बहुत दिलचस्प है कि कवि ने कैसे भारत के नक्शे को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ शरीर बना दिया है। कविता की शुरुआत ही इन जबरदस्त लाइनों से होती है। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ पहाड़ या समंदर का जिक्र नहीं है, ये तो एक तस्वीर है, एक विशाल शरीर की तस्वीर, जहां हिमालय सिर की तरह आसमान को छू रहा है और नीचे समुंदर वो हर रोज उसके पैर धो रहा है। कमाल की कल्पना है ना? तो ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, इसके पीछे गहरे मतलब छिपे हैं। हिमालय वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं, वो देश की शान, उसकी ताकत का सिंबल है। और दक्षिण में समंदर, वो कोई साधारण समंदर नहीं, वो तो एक भक्त की तरह है जो रोज भारत माँ के पैर छू रहा है। और फिर आती है त्रिवेणी, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। ये तो जैसे देश की आत्मा की एकता का प्रतीक है। अब देखिए, एक देश सिर्फ अपनी मिट्टी, पहाड़ और नदियों से नहीं बनता। उसकी असली पहचान तो उन लोगों से होती है जिन्होंने उस धरती पर जन्म लिया। तो कवि हमें अब उस जमीन के महान किरदारों से मिलवाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रघुपति, यानी भगवान राम का। कवि कहते हैं कि इसी धरती पर उनका जन्म हुआ था, जो एक आदर्श राजा थे, न्याय के प्रतीक थे, जिन्हें हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो जहां राम का जीवन, धर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, वहीं सीता एक आदर्श नारी का प्रतीक है। मतलब इन दोनों किरदारों ने मिलकर समाज के लिए एक, कह सकते हैं कि एक मोरल बेंचमार्क सेट किया। कहानी आगे बढ़ती है और अब जिक्र आता है भगवान कृष्ण का। उन्होंने भी इसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया, और सिर्फ जन्म ही नहीं लिया, बल्कि दुनिया को जीने का, काम करने का एक बिल्कुल नया फलसफा दिया। कविता कहती है कि कृष्ण ने जहां एक तरफ अपनी वंशी यानी बांसुरी से सबका मन मोह लिया, वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का वो उपदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है। क्या था वो उपदेश? निष्काम कर्म का, मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। ये भारतीय सोच का, फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा आधार है। और फिर इसी धरती से एक और महान आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ये आवाज थी गौतम बुद्ध की। बुद्ध ने पूरी दुनिया को सिखाया कि असली रास्ता करुणा का है, अहिंसा का है, सच्चे ज्ञान का है। उन्होंने बताया कि नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि प्यार है। और ये जो विचार है ना, ये इस धरती के स्वभाव का, इसके कैरेक्टर का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। तो ठीक है, हमने जमीन देख ली, उस जमीन के महान लोग देख लिए, पर मातृभूमि सिर्फ इनसे ही नहीं बनती। उसकी एक आत्मा भी होती है, जो कुछ बड़े बड़े आइडियाज, कुछ फलसफों से बनती है। चलिए अब उन आइडियाज को समझते हैं। पहला आइडिया है पुण्य भूमि का। इसका मतलब है एक पवित्र धरती। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सच्चाई और इंसानियत की बातें सिखाई। दूसरा नाम है स्वर्ण भूमि, यानी सोने की धरती। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सोना उगता है, इसका मतलब है कि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि वो जो फसलें उगाती है वो सोने से कम नहीं। ये देश की खुशहाली, उसकी प्रॉस्पेरिटी की बात है। फिर आता है धर्म भूमि। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि सही गलत की समझ, कर्तव्य, नैतिकता, ये सब है। ये वो जमीन है जहाँ कई धर्मों की शुरुआत हुई और इंसानियत को जीने की नई राहें मिली। और आखिर में कर्म भूमि, याद है कृष्ण का संदेश? बस वही बात यहाँ है। ये वो धरती है जहाँ एक्शन को, काम करने को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ करना, यही यहाँ का मूल मंत्र है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, कवि ये सब क्यों बता रहे हैं?
हिमालय, राम, कृष्ण, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोने का असली मकसद क्या था? इसका जवाब हमें उस दौर में मिलेगा जब ये कविता लिखी गई थी। इस कमाल की कविता को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। वो हिंदी के बहुत बड़े कवि थे और खास तौर पर अपनी देशभक्ति से भरी कविताओं के लिए जाने जाते थे। और यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। ये कविता तब लिखी गई थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। द्विवेदी जी आजादी की लड़ाई का हिस्सा थे और उनकी कविताएं वो सिर्फ कविताएं नहीं थीं, वो हथियार थीं। वो लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए, अपने देश पर गर्व करने की भावना भरने के लिए ये सब लिख रहे थे। तो मातृभूमि सिर्फ एक खूबसूरत कविता नहीं, बल्कि एक तरह का कल्चरल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और इसी वजह से कविता का सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है। कवि इस जमीन को बुद्ध भूमि कहते हैं, जहां से पूरे दुनिया में शांति का पैगाम गया। लेकिन वो इसे युद्ध भूमि भी कहते हैं। वो ये मानते हैं कि अपनी इज्जत और आज़ादी के लिए लड़ना भी जरूरी था। तो देखिए, एक ही जमीन में शांति और संघर्ष, दोनों का कितना कमाल का बैलेंस है। तो इस कविता ने हमें दिखाया कि मातृभूमि सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये भूगोल, कहानियां, लोक और बड़े बड़े विचारों से मिलकर बनती है। ये उस जमाने की परिभाषा थी जो आज़ादी की लड़ाई के वक्त जरूरी थी। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में, इस बदलती दुनिया में मातृभूमि की अपनी परिभाषा क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचना चाहिए।